मोदी जी जो 12 साल पहले कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, जी बिल्कुल। आज बोल रहे बुरे दिन आ रहे हैं। How India can ensure the energy security to the citizen or to run the country? देखिए इतना आसान काम नहीं है, जल्दी कुछ नहीं होगा, रातारात कुछ नहीं होगा। नवंबर 2016 में नोटबंदी किया था, पूरा अर्थव्यवस्था के ऊपर एक असर पड़ा। कोविड के बाद जिस तरह से आपने लॉकडाउन किया, मैं समझता हूँ विश्व में और कई देश में ऐसा नहीं किया। ये जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल का कीमत कम था, तो ये आप जो कंज्यूमर है, जो भोक्ता है, उसको आपने नहीं दिया। तो लोग आज इतने बेवकूफ नहीं है, वो समझते हैं। आप आज कह रहे हैं कि हमें तेल का दाम बढ़ रहा है क्योंकि ईरान में युद्ध हो रहा है, पश्चिम एशिया में युद्ध हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं जी, इससे पहले तो आप दाम नहीं बढ़ा, वो अभी लोगों को डरा रहे हैं। 12 साल पहले आप कह रहे थे अच्छे दिन, आप कह रहे थे कि बैंक का खाता में आपका पैसा आ जाएगा, गरीब परिवार के बैंक का खाता में आपको 15 लाख रुपए मिल जाएगा। नरेंद्र मोदी भारतवर्ष का एकमात्र प्रधानमंत्री जो पिछले 12 साल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह से जो अलग अलग कारण दिखा रहे थे मोदी जी, आज उनको मालूम पड़ गया है। ये कारण जितना भी आप बताइए, लोग आपका वाद विश्वास नहीं करते। तो इतनी डायर इकोनॉमिक सिचुएशन के बावजूद जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है बीजेपी का, चाहे सेंटर में या स्टेट में भी बंगाल का इलेक्शन हुआ है, तो इनको कोई पॉलिटिकल कॉस्ट नहीं है इसका। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज क्या लोग समझते, कौन खा रहे हैं? वो भारतवर्ष का IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रतिनिधि बन के वॉशिंगटन में काफी साल, वो भी आज कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी आप चुनाव जीत रहे हैं मगर अर्थव्यवस्था बहुत खराब है। क्योंकि आपको मालूम है हमारे देश के जो गरीब लोग हैं, जो गरीब महिला है, उसको मदद करना बहुत जरूरी है। वो खुद कह रहे हैं बिल्कुल 7.5 किलो हर परिवार में जा रहे हैं। मगर आज भारतवर्ष हमें लग रहा है ये पूरा विश्व में 200 देश में अकेला हो गया। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਰ ਚੱਲੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਤੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਪਰਮਜੋਏ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪੈਕਟ ਵਰਲਡ ਐਟ ਲਾਰਜ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਐਟ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਤੇ ਕੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। सर नमस्ते। नमस्कार नमस्कार नमस्ते, सत श्री अकाल जी। गुड शमशीर जी, आपका चैनल में आपने हमें बुलाया जी। थैंक यू जी, थैंक यू, इट्स प्लेजर मीटिंग यू। मैं शुरू करूं? हाँ, आप तो इंट्रोडक्शन में विषय कह दिया, मगर एक विषय ने बहुत सारे विषय हैं। हाँ जी, तो हम शुरू करते हैं जी। आपने 28 फरवरी 2026 के बाद जी, उसके 2 दिन पहले जी, भारतवर्ष का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इजराइल में वहाँ का राजधानी टेल अवीव में पहुंच गए। जी। वहाँ का जो पार्लियामेंट है, नेसेट कहते हैं, KNESSET, उनको एक मेडल भी दिया जिसको इससे पहले किसी को नहीं मिला था। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मालूम नहीं था कितना गंभीर स्थिति है। 2 दिन के बाद युद्ध शुरू हो गया जी। अमेरिका और इजराइल एक साइड में, दूसरी साइड में ईरान। उस समय मोदी जी
जिक्र किया अक्टूबर 2024 में जब जी। हमास जब जी हमला किया था, जी उस समय लगभग 1200 लोग को बंधक बना। मृत्यु हुआ। मगर मोदी जी ने ये नहीं कहा कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद गाजा में फिलिस्तीन के लोगों के ऊपर जिस तरह से, एक तरह से मैं कहूँगा जेनोसाइड, नरसंहार हुआ, जिसमें बहुत कम से कम जी 72,000 लोगों का मृत्यु हुआ। इसमें छोटे बच्चे हैं, जी इसमें बुजुर्ग व्यक्ति है, जी इसमें डॉक्टर है, इसमें पत्रकार है, जी महिलाएं हैं बहुत। आप उनके बारे में कुछ नहीं कहा। जी और उसके बाद में भी देखिए, जब युद्ध शुरू हुआ, जब ईरान का जो एकदम शीर्ष में जो नेता, उसको हत्या किया गया, मोदी जी उनके बारे में एक शब्द भी नहीं बोले। तो एक तरह से साफ हो गया कि भारतवर्ष में कागज में लिखा हुआ है कुछ हमारे विदेश नीति, नॉन अलाइनमेंट, जी सबके साथ हो, किसी का दुश्मन नहीं हो, मगर फैक्ट जो है, जो असलियत जो है जी कि भारतवर्ष अमेरिका और इजराइल के साथ है। जी कहने के लिए आप कुछ भी कहिए, नॉन अलाइनमेंट, ट्रंप उसको बहुत अपमानजनक तरह से बात किया, जी तो मोदी जी रशिया चला गया, मोदी जी चीन जी में भी चला गया। जी मगर उन लोग को भी मालूम है कि ये मोदी जी किस तरह से उनका अपना विचारधारा है। तो दुनिया है, सब जानती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप कितना बार बोला, 100 से ज्यादा बार बोला कि मैंने ट्रूस किया, भारतवर्ष और पाकिस्तान को बोला युद्ध बंद कर दो, इसीलिए बंद कर दिया। जी और पाकिस्तान बोला इसको नोबेल पुरस्कार भी मिलना मिलना चाहिए चाहिए। शांति के लिए। भारतवर्ष कुछ नहीं कहा। अर्थव्यवस्था में आप आइए, मैं जी। कुछ कहना चाहता हूँ, जी मगर अभी जो स्थिति है उससे 2-3 कदम पीछे हट के हम शुरू करते हैं। जी भारतवर्ष में हम जो कच्चा तेल जो हम विदेश क्रूड से ऑयल, इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, लगभग 90%, लगभग 90%, अबाउट 88% जो हम लोग विदेश से कच्चा तेल, क्रूड ऑयल और अलग अलग पेट्रोलियम पदार्थ हम जो इंपोर्ट करते हैं, इसमें एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, रसोई का गैस, आपका पेट्रोल, डीजल, अलग अलग पदार्थ। तो सबको मालूम है ये भारतवर्ष आयात के ऊपर निर्भर है। ये इससे पहले लगभग 2 साल पहले हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आते थे, मगर रूस जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल का जो कीमत है उसमें आधा रेट में बेचना शुरू कर दिया, तो भारतवर्ष भी खरीदना शुरू कर दिया। और भारतवर्ष में कौन बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा खरीदा? जी ये है मुकेश अंबानी का नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जी के जामनगर गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा कच्चा तेल का रिफाइनरी है। एक समय आधा के आसपास कच्चा तेल रूस से आते हैं, जी दूर से आते हैं, मगर यातायात का खर्चा उठ जाते हैं क्योंकि आपका कीमत आपने आधा कर दिया। फिर क्या हुआ? ट्रंप सरकार का प्रवक्ता कहना शुरू कर दिया कि आप रूस को अमेरिकी डॉलर दे रहे हैं, इसके लिए यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है जी आप उसको मदद करें। और आप तो भारतवर्ष के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, मुकेश अंबानी जी, अब विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति में एक, अब जी। बंद कर दीजिए। तो आहिस्ता आहिस्ता बंद करना शुरू कर दिया, कम किया पहले, कम। जी फिर युद्ध शुरू हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया ईरान ने। जी सबको मालूम था, पता नहीं ट्रंप को मालूम था कि नहीं, या नेतन्याहू का मालूम नहीं था
ये हॉर्मोज ट्रेड से विश्व का लगभग 20%, 20%, 1/5 पेट्रोलियम वहीं से आते हैं। वहीं से आते हैं। तो फिर अचानक ट्रम्प सरकार उदार हो गया, बोला हाँ भाई खरीद लो, एक रशिया महीना से। का जो भी खरीद लो, हाँ तुम्हारा भी तो संकट मोहलत चले। दिया उन्होंने। हाँ। मगर तब तक असर पड़ गया। शुरू हुआ कब? जब आप जो LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कमर्शियल रेट में आ गई, घर के रसोई गैस नहीं, मगर छोटे छोटे ठेला में जो खाना बेचते हैं, खाना बनाते हैं, उसके ऊपर 3 गुना हो गया, 1000 से 3000 हो गया। बिल्कुल। शॉर्टेज हो गया जी कतार में लोग खड़े थे। जी। और उसके बाद आप देखा कि खाद जो है, फर्टिलाइजर, उसकी कीमत भी बढ़ गया। यूरिया, अमोनिया, अलग अलग जो फर्टिलाइजर है, उसका एक एक फर्टिलाइजर का 22% बढ़ा, कुछ फर्टिलाइजर का कीमत 33% बढ़ गया। आज चुनाव जब खत्म हो गया, विधानसभा चुनाव बंगाल में था। बंगाल में, असम असम में, केरला में, जी। तमिलनाडु में, पुडुचेरी में जब खत्म हुआ, चुनाव का नतीजा घोषणा किया 4 तारीख, उसके बाद एक के बाद एक पेट्रोल के दाम, एक दिन आप 3 रुपया बढ़ा दिया, दूसरे दिन आप 1 रुपया बनाया, अलग अलग जगह में आपने बढ़ा दिया। लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका एक असर पड़ेगा महंगाई के ऊपर। जब यातायात का खर्चा बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये आपका कंज्यूमर को देना पड़ता, आपको उपभोक्ता को देना पड़ेगा। तो अभी तक भी ये सब होने के पहले ही भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कह रहे थे कि इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति बढ़ रहे थे, खाद्यान्न का दाम जो है वो भी बढ़ रहे थे, अब और भी बढ़ेगा। अगर युद्ध बंद हो जाता है, हम आपके साथ बात कर रहे हैं जी, जून महीना का 2 तारीख, किसी को मालूम नहीं है कब युद्ध बंद होगा। ट्रंप के ऊपर कौन विश्वास करते हैं? बिल्कुल। ट्रंप एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन और कुछ कहते हैं। युद्ध कब खत्म होगा हमें मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं जी। तो इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। मगर जो भारतवर्ष में, जो हमारे अर्थव्यवस्था में जो कमियां हैं, वो आज हम देख सकते हैं। क्या क्या कमियां हैं? मुद्रास्फीति, और इसमें खाने का जो रेट बढ़, सब प्राइस बढ़ रहे हैं। युवाओं का बेरोजगारी, आपने देखा कॉकरोच जनता पार्टी क्यों इतना नाराज हो गए थे लोग। ये जो नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट NEET, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का, इसमें जब हेराफेरी हुई थी, क्यों इतने लोग इतना नाराज हो गए? क्योंकि युवाओं आज देख रहे हैं, रोजगार तो भूल जाइए जी, परीक्षा ठीक तरह से नहीं होता है, एग्जामिनेशन ठीक तरह से नहीं होता है। मैं आखिरी चीज कहना चाहता हूँ, मोदी जी जो 12 साल पहले कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, जी बिल्कुल, आज बोल रहे बुरे दिन आ रहे। आज लोगों को बोला सोना मत खरीदो, आज लोगों को बोला विदेश घूम के मत जाओ, आज लोगों को कह रहे कि घर में बैठ के काम करो, वर्क फ्रॉम होम कह रहे। आज मोदी जी कह रहे कि भैया तेल बचाओ। जिस दिन उन्होंने ये सब कहा, उसी दिन सोमनाथ का मंदिर में उन्होंने एक उद्घाटन किया, प्रतिष्ठा, और ऊपर में आपने क्या देखा? ऊपर में देखा इंडियन एयरफोर्स, जो वायुसेना का जो लड़ाकू विमान, फाइटर जेट्स घूम रहे, जैसे रिपब्लिक डे में घूम के आए मोदी जी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, नॉर्वे। तो मोदी जी कुछ कहते हैं, खुद उस तरह से व्यवहार करेगा नहीं जी। बोला कि हमारे मंत्री लोग अभी उनके साथ 10 गाड़ियां नहीं जाएगा, 5 गाड़ियां नहीं जाएगा, का बात तो, कौन सुनेगा? तो जो अपील किया नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को, वो अपील कोविड के टाइम में भी हुए थे, काफ़ी लोग देशों के मुखिया ने किया था। तो उस अपील में व्हाट यू फाइंड रॉन्ग? बिकॉज
अगर कोई क्राइसिस आ गया है तो एक जो देश का मुखिया है वो अब आप इतने दिन क्यों कह रहे, इतने दिन आप इंतजार क्यों कर रहे थे? हम्म इतना दिन आप इंतजार क्यों कर रहे थे? आप चुनाव, विधानसभा चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद ये सब आप कह रहे हैं। हम्म आप इजराइल, आप फरवरी में गए थे, 26 फरवरी से उस दिन वापस आया, जी और आप मई महीना का 4 तारीख के बाद जब चुनाव का नतीजा आ गया उसके बाद अब ये सब कह रहे हैं ऑस्टेरिटी मेजर्स। आप इतने दिन क्यों नहीं, आप इतने दिन खामोश क्यों थे? ये मेरा एक सवाल। दूसरी एक सवाल है, देखिए, ये जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल का कीमत कम था, तो ये आप जो कंज्यूमर है, जो भोक्ता है, उसको आपने नहीं दिया। जी उसको आपने नहीं दिया। विदेश में दाम कम हो गया, मगर हमारे देश में पेट्रोल पंप में नहीं कम हुआ। जी तो लोग आज इतने बेवकूफ नहीं है, वो समझते हैं। आप आज कह रहे हैं कि हमें तेल का दाम बढ़ रहा है क्योंकि ईरान में युद्ध हो रहा है, पश्चिम एशिया में युद्ध हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं, जी इससे पहले तो आप दाम नहीं बढ़ाए, आज आप दाम बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल डीजल सबका। आप कह रहे हैं कि हमारे देश में जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो पेट्रोलियम ऑयल मार्केटिंग और जो रिफाइन करते हैं पेट्रोल, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन लोग एक एक दिन में 1000 करोड़ रुपया इनका घाटा में चल रहा है। तो इसीलिए हमके दाम, हरदीप सिंह पुरी, हाँ वो बोल रहे हैं हरदीप कि सिंह पुरी हाँ, कुछ भी कह रहे तेल हैं। कंपनी वो घाटा में जा रही हैं। तो तो इससे पहले आपने जब दाम कम हुआ था तो हमारे कंज्यूमर को तो मदद नहीं मिला। आज आप कह रहे हैं इसी कारण में बढ़ रहे हैं। तो देखिए, हमारे माननीय तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी, वो भी सरदार जी है, वो अभी पेट्रोलियम मिनिस्टर है, उनके बाद वो जो कारण दिखा रहे हैं क्यों लोगों को ये एक बुरा समय आ रहा है, क्यों ये कठिनाई करना पड़ेगा। देखिए, मोदी जी नवंबर 2016 में नोटबंदी किया था, पूरा अर्थव्यवस्था के ऊपर एक असर पड़ा जी। हाँ, आज वो नहीं कर कह रहे उसके बारे में। आपने हड़बड़ी में जीएसटी किया जी। फिर मार्च 2020 में जी। कोविड के बाद जिस तरह से आपने लॉकडाउन किया, मैं समझता हूँ विश्व में और कोई देश में ऐसा नहीं किया। करोड़ों लोग को शहर छोड़ के गांव जाना पड़ेगा, पैदल जाए। तो आप समझते हो, जैसे मोदी जी ने भी बोला है अपने एड्रेस में जब रिसेंटली अभी इलेक्शन के बाद, कि जो ये क्राइसिस है वेस्ट एशिया के वॉर से जो इंडिया में क्राइसिस आने वाला है या आ चुका है, वो दैट वुड बी वर्स देन द डिमोनेटाइजेशन टाइम और द कोविड टाइम। पता नहीं वो क्या कहा। वो अभी लोगों को डरा रहे हैं जी। इतने दिन 12 साल पहले आप कह रहे थे अच्छे दिन, आप कह रहे थे कि बैंक का खाता में आपका पैसा आ जाएगा, विदेश से काला धन हर वर्ष में आ जाएगा, हर गरीब परिवार के बैंक का खाता में आपको 15 लाख रुपया मिल जाएगा जी। आज मोदी जी को मालूम पड़ गया इस तरह इतना बुरा हालत है भारतवर्ष के अर्थव्यवस्था में, तो और भी महंगाई का मार आ रहा है, रोजगार नहीं मिलेगा, विदेशी निवेशक शेयर बाजार से चले गए जी। अडानी जी विदेश अमेरिका जाके निवेश करेंगे $10 बिलियन, 10 अरब डॉलर, मगर भारत में इसमें कितना निवेश आ रहे हैं और शेयर बाजार में भी नहीं है। आप सोना का दाम क्यों, आप क्यों लोगों को कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, क्योंकि हम विदेश से आयात करते हैं। आप देखिए, कच्चे तेल और पेट्रोलियम पदार्थ, फिर खाने का तेल, वो भी हम विदेश से आयात करते हैं। अलग अलग कंपोनेंट, हमारा दवाई बनाने का चीज चीन से आते हैं, जो आप गाड़ी का अलग अलग कंपोनेंट वो भी विदेश से आते हैं जी। तो मालूम, सबको मालूम है आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपया का कीमत दिन के दिन कमजोर हो गया जी, वीकेस्ट है अभी। हाँ, 96 जी। $1 का कीमत अभी 96 रुपया हो गया जी। कभी थोड़ा ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं। यही भारतीय रिजर्व बैंक अमेरिकी डॉलर बेच के
वो जो एक्सचेंज जो रेट है थोड़ा स्टेबल रखा, ज्यादा उथल चढ़ाव नहीं हो रहे, वॉलेटिलिटी थोड़ा सा कम कर दिया। यही रिजर्व बैंक से आपने डिविडेंड ले रहे हैं, इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था का स्थिति अत्यंत गंभीर है जी। और आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति बढ़ने का संभावना बहुत है। अगर युद्ध पश्चिम एशिया में युद्ध अगर बंद नहीं होगा तो ये सर्टेन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि और भी बढ़ेगा महंगाई का मात्रा। तो हाउ इंडिया कैन इंश्योर द एनर्जी सिक्योरिटी टू द सिटीजन और टू रन द कंट्री, तो उसके लिए अभी क्या? देखिए इतना आसान काम नहीं है, ये काम जल्दी कुछ नहीं होगा, रात कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम मान लिया हम जिस रास्ता से जा रहे हैं अच्छा रास्ता है, तो यूएई से भी पैक्ट किया है अभी, हम सब जगह से पैक्ट कर रहे हैं कि हम सूर्य का किरण से सोलर एनर्जी, वो उसका ठेका में भी एक भ्रष्टाचार का आरोप है अडानी जी का कंपनियों को, वो अलग बात है, मगर हमारा यही तो लक्ष्य है कि कोयला और पेट्रोलियम कच्चे तेल के ऊपर निर्भरता कम करें। ठीक है, सूर्य का किरण, हवा के से ऊर्जा बनाना, इस रास्ते से हमें जाना ही पड़ेगा और हम जा रहे हैं और तीव्र गति से जाना बहुत जरूरी हो गया। इसमें सब लोग एक साथ हैं। ठीक है, मगर आप क्यों इतना लोगों को बार बार कह रहे हैं कि खराब समय आ रहे हैं, खराब समय आ रहे हैं? मालूम है, सो डरा रहे हैं या तो हाँ, एक तरह से डरा रहे हैं और वो अपने आप को भी सुरक्षित रख रहे हैं कि देखो हमने बोला ना, जब नोटबंदी किया था नवंबर 2016 में, कहा कि काला धन कम हो जाएगा, जो आतंकवादी है वो फर्जी नोट का इस्तेमाल है वो सब कम हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ, इसीलिए आप चुप हो गया। आप रोजगार युवाओं के लिए जिस गति से देना चाहिए था आप नहीं दे पा रहे, तो इसीलिए आप कह रहे हैं कि हमारी जो सरकारी जो आंकड़ा है उसमें हमें मालूम नहीं पड़ता किसको नौकरी मिला, जो स्टूडियो के बाहर पकोड़ा तल रहे वो भी, उनका भी नौकरी है। तो इस तरह से जो अलग अलग कारण दिखा रहे थे मोदी जी, आज उनको मालूम पड़ गया है ये कारण, जितना भी आप बताइए लोग आपका बात विश्वास नहीं। सही, तो आप कैसे देखते हो, जैसे आप बोल रहे हो कि इतना गंभीर इकोनॉमिक क्राइसिस है, राइट फ्रॉम द डे वन डिमोनेटाइजेशन यू हैव मेंशन्ड कोविड आल्सो, एंड नाउ यू आर इंटरप्रेटिंग दिस सिचुएशन दैट दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। आई एम नॉट सेइंग कि कोविड के समय, जब मार्च 2020, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीना में भारतवर्ष का जो अर्थव्यवस्था, भारतवर्ष का जो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कम हो गया था। जी, कम हो गया। ठीक है, ये भारतवर्ष के इतिहास में नहीं कहा, जो अमेरिकी लोग कहते हैं रिसेशन, टेक्निकल रिसेशन, जी, शायद इतना खराब नहीं होगा, उम्मीद तो है, उम्मीद है, हम उम्मीद के ऊपर। मेरा सवाल ये था कि इतनी डायर इकोनॉमिक सिचुएशन के बावजूद जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है बीजेपी का, चाहे सेंटर में या स्टेट में भी बंगाल का इलेक्शन हुआ है, तो इनको कोई पॉलिटिकल कॉस्ट नहीं है इसका। हाँ, ये मोदी जी का जो भक्त है ना, वो भी यही कह रहे हैं। सुरजीत भल्ला जी है, वो अर्थशास्त्री है, वो एकदम मोदी जी का भक्त, वो भारतवर्ष का IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रतिनिधि बन के वॉशिंगटन में काफी साल, वो भी आज कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी आप चुनाव जीत रहे मगर अर्थव्यवस्था बहुत खराब है। चुनाव के ऊपर क्यों नहीं पड़ रहे? पहला बार है ये सारे पेट्रोल के दाम, ये वो चुनाव के बाद ही हुआ, पहला बात। दूसरी बात है, देखिए मैं समझता हूँ ये मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस समय भी बढ़ रहे थे, उस समय भी लोग सतर्क कर दिया, फिर भी ये चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनता? मैं समझता हूँ बनेगा, बन रहा है। आप कहेंगे कि जो हमारे देश में जो असमानता है, जो अमीर और गरीब के बीच जो एक बुराई है, ये भी चुनाव मुद्दा नहीं है। आम आदमी क्यों कह रहे हमारे हाथ में 5 उंगली है, हर उंगली एक नहीं होता, ऐसे कहते हैं। बिल्कुल, जो व्यक्ति कहा कि हम ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज क्या लोग समझते, कौन खा रहे?
किसका संपत्ति बढ़ रहा है? अंबानी और अडानी का। उनका संपत्ति बढ़ रहा है। और जो आम आदमी है, जो गरीब है, मोदी जी खुद कहते हैं कि भारतवर्ष के 80 करोड़ नागरिक को हर परिवार में हम गेहूं या चावल और चने की दाल दे रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं। बिल्कुल 7.5 किलो हर परिवार में जा रहे हैं। क्यों देने पड़ रहे हैं आपको? क्योंकि हमारे देश में गरीबी नहीं गया। आपको मालूम है नीतीश कुमार जब बिहार का मुख्यमंत्री थे, वो महिला के लिए ये पैसा क्यों दिया? महाराष्ट्र में भी किया, बंगाल में क्यों आपने ऐसे वादा किया? क्योंकि आपको मालूम है। तो हमारे देश के जो गरीब लोग हैं, जो गरीब महिला हैं, उसको मदद करना बहुत जरूरी है। आपका अर्थव्यवस्था, अर्थनीति दक्षिणपंथी हो सकता है क्योंकि आप गरीब के सामने दिखाते हैं मैं कितना बड़ा उदार व्यक्ति हूं, मैं समाजवाद में विश्वास करते हो, मैं तुम्हें मुफ्त में अनाज दे रहा हूं। तो ये एक उनका खेल है। सो ये इट्स सम सॉर्ट ऑफ इल्यूजन ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। हाँ, आप कह सकते हैं। मगर आपका वेलफेयर स्टेट, मैं तो नहीं कह रहा हूं कि नहीं देना चाहिए। साथ साथ जो फूड कॉर्पोरेशन का काम कर रहे थे, आप चाहते हैं अडानी जी भी थोड़ा बहुत करें। जो मंडी का जो काम कहते हैं, आप रिलायंस फ्रेश भी, वो भी कह रहे, किसान आंदोलन जब हुई थी, जो पंजाब का कृषक जैसे आंदोलन किया, सिर्फ वो काला कानून के लिए आंदोलन नहीं किया जी। कुछ अमीर बड़े बड़े पूंजीपति भी कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल, उनका भी पुतली आप पंजाब के किसान ने जलाया था। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, चुनावी मुद्दा कब बनता? फ्रांस में अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी कहते हैं कि हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच जो दुराई है, वो ब्रिटिश समय भी इतना नहीं था। आप तो बोलते हैं ये तो चुनावी मुद्दा है ही नहीं। हमारे आम आदमी कहते हैं इसमें नया क्या है? उस समय ब्रिटिश चला रहे थे, उससे पहले मुगल शाहनशाह नवाब चला रहे थे, उसके बाद हमारे जमींदार लोग चला रहे थे, इसमें नया क्या है? जी। मगर जिस युवा का नौकरी नहीं मिल रही, जिसका नीट पेपर में कुछ हेरा फेरी किया और आप इसको सब ढकने की कोशिश कर रहे हैं, जो व्यक्ति अचानक बोल रहे ये कॉकरोच जनता पार्टी के पास हमारा जाना पड़ेगा, इसका कोई कारण होगा? हमारे देश में जो अर्थशास्त्री कहते हैं मीडियन एज 29-30, मतलब आधा हमारा जो 140 करोड़ आबादी भारतवर्ष में, 140 करोड़ से ज्यादा, 145 करोड़ के आसपास, इसमें लगभग आधा दे आर बिलो द एज ऑफ 29 जी। तो युवाओं के ऊपर जो असर पड़ रहा है, सरकार को मालूम है, इसीलिए ऑस्टेरिटी मेजर, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं। एक चीज, हमें इसमें क्या लेना देना है? मगर इतना आसान नहीं है सर जी। आपका घर के अंदर, आपका रसोई के अंदर जब गैस का कीमत बढ़ जाता है, तो आपको मालूम पड़ता कि ईरान का युद्ध का असर हमारे देश में पड़ रहा है, हमारे आम गृहिणी, आम नागरिक के ऊपर भी पड़ रहे हैं। तो आपको लगता है, जैसे आपने बोला कि शुरू में कि 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी इजराइल गए, तेल अवीव में उनको मेडल मिला, इफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी वुड हैव बीन मोर बैलेंस्ड, नॉन अलाइंड होती, तो ये जो सारा क्राइसिस है एनर्जी का, ये नहीं होता या इसका स्केल कम होता? ऐसा भी नहीं मैं कहना चाहता हूँ, मगर आज भारतवर्ष, हमें लग रहा है ये पूरा विश्व में 200 देश में अकेला हो गए। मोदी जी कहेंगे भारतवर्ष विश्व गुरु बनेंगे, मगर ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि मेरे लिए पाकिस्तान और भारतवर्ष ने युद्ध बंद कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया। पर यूएई तो है साथ, यूएई भी है साथ। आप नॉर्वे जाके एक महिला आपसे सवाल करते हैं कि आप मेरा सवाल लीजिए,
वो सवाल नहीं लेते हैं। हम्म, मोदी जी चला गया, ठीक है। और उसके बाद हमारे विदेश मंत्रालय के सचिव लंबा भाषण दिया, योगा के बारे में ये कहेंगे, इतिहास के बारे में। हम्म, आप एक चीज समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी भारतवर्ष का एकमात्र प्रधानमंत्री जो पिछले 12 साल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, नहीं, जहां पे कोई भी संवादक पत्रकार कुछ भी उनको सवाल कर सकते हैं। वो चुन के लोगों को साक्षात्कार किया। हाँ, जो लोग वो पसंद करते हैं। रजत शर्मा जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे, वो उनका अपना विचारधारा भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचारधारा, उनको साक्षात्कार मिलेगा। सही। अंजना ओम कश्यप को मिलेगा, बिल्कुल। आपका अर्नब गोस्वामी को मिलेगा, नाविका कुमार को मिलेगा, राहुल शिव शंकर RSS उनको मिलेगा। आप तो रवीश कुमार को नहीं देंगे। आप अक्षय कुमार को समय देंगे और अक्षय कुमार कहेंगे मेरा ड्राइवर का बेटी हमसे पूछा आपसे एक सवाल पूछने के लिए, आप आम कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं। तो ये आपका माहौल हो गया जी, पूरा देश का माहौल हो गया जी। तो मैं आपको शुरू में मेरा सवाल ये पूछने का था कि जैसे इस क्राइसिस से पहले कोई भी वॉर जो होता है उसके पीछे भी रिसोर्स का इशू होता है। तो जो वेस्ट एशिया का वॉर है उसका इकोनॉमिक और रिसोर्स एंगल क्या है? वो जहां से मैंने शुरू किया, दोबारा आपको कह रहा हूं, 3 तरीका है, 3-4 पहला बार है लगभग 90% कच्चा तेल हम विदेश से आयात कर रहे हैं जी। रूस से खरीदने के पहले हम बहुत बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से खरीद रहे थे जी। पश्चिम एशिया का अलग अलग देशों में भारतवर्ष के लोग रहते हैं, काम करते हैं। अगर उनका पूरा भविष्य अनिश्चित हो जाता है, वो जो रोजगार करके अपने देश में, केरला में, अलग अलग देश में आते हैं, वहाँ रिसोर्सेज की बात आप कर रहे हैं। हमारे देश से जो हमारे फल, सब्जी, अनाज, क्या नहीं, हम पश्चिम एशिया में निर्यात करते हैं, उसके ऊपर भी असर पड़ रहा है।